ओके, तो अब सेकेंड पार्ट में बात करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट को लेकर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बेसिकली तीनों चीज़ें हैं। एक है हमारा फाइनेंशियल असेट, एक है फाइनेंशियल लायबिलिटी, एक इक्विटी। तो इस पोर्शन में अपने फाइनेंशियल असेट वाला रिवाइज करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल असेट को हम 3 मेथड से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या है, एक है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, एक है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, और देन है फेयर वैल्यू थ्रू PNL। तो कब कौन सा मेथड लेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए 2 टेस्ट हैं। एक टेस्ट है हमारा बिजनेस मॉडल टेस्ट, और दूसरा है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। बिज़नेस मॉडल टेस्ट जो चल रहा होता है वो एंटिटी लेवल पे चल रहा होता है। उसमें हम देखते हैं कि हमारे बिज़नेस का क्या जनरल प्रैक्टिस है, हम क्या करते हैं अपने असेट्स के साथ। तो हम उनको होल्ड करते हैं, होल्ड और ट्रेड करते हैं, या फिर खाली ट्रेड करने के लिए रखते हैं। होल्ड मतलब एंड तक रखने वाले हैं, होल्ड एंड ट्रेड डाइस ही कुछ भी हो सकता है, एंड ट्रेड मतलब पक्का बेच ही देंगे, वैसा वाला हिसाब। तो इसके बेसिस पर ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, फिर सेकेंड टेस्ट लगाने जाएंगे हम, कौन सा, तो वो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। ठीक है, इधर में क्या है, ये जो टेस्ट है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होगा। हम ये देखेंगे कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट ये टेस्ट पास कर रहा है या नहीं कर रहा, किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो टेस्ट पास हुआ या नहीं हुआ। अगर हमारा इंटेंशन वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ 2 ही कैश फ्लो कमाने का है, 2 ही कैश फ्लो इन द सेंस कि भाई खाली हमें इंटरेस्ट चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए और बात खत्म, तो मतलब तो हम क्या बोलेंगे कि इसने कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास कर दिया। और अगर हमारा इंटेंशन 2 से ज़्यादा कैश फ्लो कमाने का है, या फिर ये 2 सिर्फ यही 2 कैश फ्लो कमाने का नहीं है, तो हम बोलेंगे इसने कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास नहीं किया। देखो अब समझना कैसे सिंपल है। सबसे पहले अगर आप होल्ड करने वाले हो, मतलब एंड तक रखोगे, और एंड तक रखोगे उसमें भी आप क्या कमाना चाहते हो, उसमें आप कमाना चाहते हो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मतलब आप क्या करो, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट को पास करो, होल्ड और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास। तो ये यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा ACM वाला मेथड, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। ठीक है, अगर आप होल्ड कर रहे हो और आपका इंटेंशन सिर्फ यही 2 चीज़ें करने का नहीं है, तो मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप उसको जल्दी बेच लो, कैसा वाला सीन है, तो उसके केस में क्या बोल दिया कि आप इसको PNL से क्या करते जाओ, फेयर वैल्यू पे मेजर करते जाओ। ठीक है, अगर आपका इंटेंशन होल्ड या ट्रेड कुछ भी करने का है, और आप ऐसा बोल रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, मैं कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास कर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें कमाऊँगा, तो उसके केस में आपके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए फिर ये बोला हुआ है, क्योंकि होल्ड और ट्रेड दोनों सिचुएशन में मतलब थोड़ा थोड़ा डाइसी होना, तो बीच वाला ऑप्शन दैट इज़ फेयर वैल्यू करना है थ्रू OCI। ठीक है, और देन हमारा अगर टेस्ट मैच नहीं होता तो उसके केस में तो आपको PNL में जाने लेना। अगर पर्पस ही ट्रेड करना है तो फिर आपको डायरेक्ट PNL में से ही करना है और बात खत्म। तो ये तीनों चीज़ों के बेसिस पे हमने क्या देखा कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है। पहला, अगर देखो आप डाइसी हो, आपने कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास नहीं किया, मतलब आप रखने नहीं वाले लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आपको PNL से करना है। ठीक है, और अगर आप डाइसी हो लेकिन हाँ आपने कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास कर दिया, तो फिर आप बीच में जा रहे हो, तो दैट इज़ OCI वाला मेथड। और अगर आप एकदम श्योर ही हो और एंड तक रखने भी वाले हो, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी पास कर दिया, तो उसके केस में आपके लिए मेथड कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ACM वाला मेथड, दैट इज़ अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। ठीक है, ये हमारे लिए किसके लिए बोला गया, ये बोला गया हमारे सेट को लेके। सेम ऐसी लायबिलिटी के लिए बात करें तो लायबिलिटी में 2 ही मेथड लगते हैं। वैसे इन जनरल तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ही लग रहा है सब जगह पे, पर खाली हमें 2 चीज़ों के लिए, एक फाइनेंशियल गारंटी और एक डेरिवेटिव्स वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें PNL वाला मेथड फॉलो करना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक बात करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के लिए। तो सबसे पहले हमें जब कैलकुलेशन करने जाना है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से, तो हम क्या देखने जाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि भाई ये किस टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या ये नॉर्मल टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या ये ऑफ मार्केट टर्म्स है। मतलब क्या ऑफ मार्केट टर्म का मतलब क्या, कि भाई कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है क्या कोई कंपोनेंट कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या ये, या फिर ये क्या हमारा बेस्ड ऑन 11(1) इनपुट है क्या नहीं। तो ये चीज़ें हम देखने जाएंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल टर्म्स में करता हुआ तो हमें ज़्यादा कुछ देखने नहीं है। हमें क्या करना है, हमें हमारे फेयर वैल्यू को हमें जो चाहिए वो हम कैसे लेके आएंगे, वो हम ट्रांजैक्शन प्राइस को मान लेंगे। इन सिंपल देखो बोला हुआ क्या है इस मेथड में, तो ये बोला हुआ है कि आप इनिशियल डे पे तो किस पे रिकॉर्ड करोगे, तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो हमें फेयर वैल्यू चाहिए, तो फेयर वैल्यू निकालने कैसे जाए, तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको चेक करना है कि आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल टर्म्स में रख रहे हो या ऑफ मार्केट टर्म्स में रख रहे हो। अगर नॉर्मल टर्म्स में रख रहे हो तो फेयर वैल्यू इज़ इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस, और अगर ऑफ मार्केट टर्म्स में रख रहे हो तो उसके केस में आपको PV करके निकालना पड़ता है, और जो वो PV आता है वो भी आपका बेस्ड ऑन EIR आता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, पहले नॉर्मल टर्म्स की बात करते हैं। तो नॉर्मल टर्म्स में कैलकुलेशन कैसा होगा, तो सिंपल है, सबसे पहले आप कैश फ्लोज निकालो। ठीक है,
अगर आपके जो पेमेंट्स हो रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में हो रहे हैं तो कैश फ्लो का टेबल बना लो अलग से, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन रहे। देन दूसरा फेयर वैल्यू निकालो। फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? जो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है, ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब फर्स्ट डे का प्राइस, वो रखो। देन उसके बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालो। अगर दिया हुआ है तो वो यूज़ कर लो, नहीं दिया हुआ है तो फिर आप उसको इंटरपोलेशन करके निकाल सकते हो। ठीक है। EIR होता क्या है? तो जिसमें सारे फैक्टर्स कंसिडर हो जाते हैं, कूपन रेट, डिस्काउंट, प्रीमियम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसको बोला जाता है EIR। ठीक है। और उसके बाद आप क्या बनाने जाओगे? उसके बाद आप बनाने जाओगे लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। ठीक है। क्या है? आप बोलोगे आपका जो फेयर वैल्यू निकाला आपने वो रखोगे, और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे EIR के हिसाब से, कितना जो भी पेमेंट हो रहा है कूपन के हिसाब से वो एडजस्ट करोगे, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे। तो ईयर, उसके बाद ओपनिंग, इंटरेस्ट, रीपेमेंट एंड देन क्लोजिंग। इस तरीके से हमारा काम चल रहा होगा। अगर क्वेश्चन में हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस दिया होगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो उसके केस में हम उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे, हमने पेमेंट किया हुआ इसके लिए। एंड देन अगर हमारा असेट है तो हम क्या करेंगे? तो उसके केस में उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, ये याद रखना है, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ही हमारा फेयर वैल्यू आएगा ट्रांजैक्शन प्राइस को एडजस्ट करने के बाद। ठीक है। ये नॉर्मल वाला सिनेरियो, नॉर्मल टर्म्स में अगर हो रहा है तो जिसमें हमारा फेयर वैल्यू इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस था, तो हमें ये सब करना है। ठीक है। अगर फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन प्राइस के बराबर नहीं है, मतलब हमारा ऑफ मार्केट टर्म्स में जा रहा है, तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहला केस उसका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो अगर रिलेशनशिप वाला केस है तो हमारा फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन प्राइस के बराबर तो होगा नहीं। तो उसके केस में हमें कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी? तो उसके केस में हमें PV वाला मेथड निकालना पड़ेगा। फ्यूचर के जो भी कैश फ्लोज हैं उसको डिस्काउंट करके लेके आओ एज़ पर EIR, और वो निकालो। ठीक है। देखो, कैश फ्लोज तो आपको क्वेश्चन में बोले होंगे कि भाई इतना इतना पेमेंट हो रहा है, इतना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इतना रीपेमेंट होगा, ये वो तो वहाँ से देख लोगे कैश फ्लोज। फेयर वैल्यू PV करके निकाल लोगे उनका। ठीक है, कि आपके जो भी कैश फ्लोज हैं उनका PV कर लो एज़ पर द EIR। EIR यहाँ पे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है, सिमिलर जो भी मार्केट का बोला हो, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट का बोला हो, वो हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि आपका जो आप EIR पे निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किस में आएगा? आपके ट्रांजैक्शन प्राइस में और आपके फेयर वैल्यू में। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, वो आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। उसके वो 2 मिनट में बात करते हैं। उसके अलावा फिर EIR रखा, और देन लास्ट में आपने सेम टू सेम अपना लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना दिया जैसे आपने बना रहे थे अभी तक। वो किसके लिए बनाओगे? तो फेयर वैल्यू के लिए बनाने जाओगे खाली। ठीक है। जो फेयर वैल्यू आपने कैलकुलेट की ना PV करके, उसके लिए। तो जो डिफरेंस आया उसका क्या ट्रीटमेंट होना है, अब बात ये कर रहे हैं। ठीक है। तो डिफरेंस हमारे 4-5 केसेस हैं जिसके कारण आ सकता है। तो पहला, एम्प्लॉय को हमने सस्ते में दे दिया तो डिफरेंस आया है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एम्प्लॉय के केस में तो वो क्या मान लिया जाएगा? फॉर दी कंपनी उसको बोल दिया जाएगा कि भाई हमने प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट कर दिया ऐसा, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट का एक्सपेंस कर दिया ऐसा, और फॉर दी एम्प्लॉई मान लिया जाएगा कि उसने एडवांस में सैलरी उठा ली ऐसा। अब क्योंकि दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा? ओवर द टाइम, और हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा जितने टाइम लिमिट होगा उसके हिसाब से। सेकेंड क्या हो सकता है कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट का केस है, लेसर वाला। ठीक है। तो उसके केस में हम क्या बोलेंगे? अगर कंपनी है तो कंपनी के लिए क्या बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रीपेड लीज रेंट दे दिया गया है, ROU असेट जैसा। और दूसरा अपना लेसर के केस में क्या हो जाएगा? लेसर के केस में अपने मान लिया जाएगा कि उसने एडवांस में रेंट पे कर दिया, लीज का रेंट। ठीक है। और सेम उसको अदर पीरियड हमें क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस हो सकता है कि लोन दे दिया बाय पेरेंट टू सब्सिडियरी। ठीक है। और वो कम रेट पे दे रहे हैं या बिना रेट के दे रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो उसके केस में क्या करने जाएंगे? तो अब पेरेंट दे रही है ना सब्सिडियरी को, तो पेरेंट अपने यहाँ पे क्या लिखेगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया सब्सिडियरी का, और सब्सिडियरी अपने यहाँ क्या लिखेगी कि उसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया पेरेंट से। ठीक है। ईयर एंड पे कुछ करने जाएंगे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं करने जाएंगे। इसके बाद अगर लोन सब्सिडरी देती है पेरेंट को तो क्या बोलेंगे? तो उसके केस में बोलेंगे कि भाई सब्सिडरी बोलेगी भाई मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है, और पेरेंट क्या बोलेगा कि उसको डिविडेंड की इनकम हुई है। अब जैसे ही मिला आपको डिविडेंड, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो आप अदर इक्विटी में से माइनस करने जाओगे, क्योंकि सब्सिडरी दे रही है तो वो अपने यहाँ से अदर इक्विटी में से हटाने जाएगी, और क्योंकि पेरेंट को मिल रही है, इनकम हो रही है, तो उसको P&L में दिखाना पड़ेगा। ठीक है। एक और केस हो सकता है। एक केस क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो हमें कम मार्केट रेट से मिल रही है, तो उसके केस में हम गवर्नमेंट ग्रांट दिखाने जाते हैं, उसका अपने इंडेक्स के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे जो भी होगा। अभी तक डिस्कशन क्या किया मैंने? अभी तक मैं डिस्कशन किया मैंने कि भाई अपनी कैलकुलेशन करना है और किस हिसाब से करना है, तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से करना है। उसमें 2 केसेस पढ़े। 2 केसेस में पहला केस था कि नॉर्मल मेथड है तो क्या करेंगे? तो उसमें फेयर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस, कोई डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं आता, नॉर्मल अपने 4 स्टेप में कैलकुलेशन करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है।
4 स्टेप क्या आते हैं, कैश फ्लो निकालो, फेयर वैल्यू निकालो, EIR निकालो एंड देन LLT टेबल बना दो, बात खत्म। पर अगर हमारा नॉर्मल मार्केट टर्म्स वाला कैलकुलेशन, नॉर्मल वाला टर्म्स वाला नहीं है, ऑफ मार्केट टर्म्स वाला है, तो उसके केस में हमने पहला केस पढ़ा है अभी तक, रिलेशनशिप के केस में क्या बोला है कि आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालने जाना है कि भाई एक्चुअल मार्केट में होता तो क्या फेयर वैल्यू आता, वो निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू करके EIR बेसिस पे, ठीक है। एंड दूसरा जो डिफरेंस आया उसको ट्रीट करेंगे, अब डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस जो होगा उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। लेसी लेसर सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो रेंट ट्रीट करेंगे, एम्प्लॉय को दिया तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, और सब्सिडरी पेरेंट वाला है तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू पेरेंट वाला है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, और गवर्नमेंट ग्रांट है तो गवर्नमेंट ग्रांट। इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेवल 1 इनपुट वाला। लेवल 1 इनपुट क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो इसके केस में हमें क्या करना है, इसके केस में हमें डायरेक्ट जो डिफरेंस आएगा ना उसको ऐसे अलग अलग ट्रीट नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट PNL में ट्रांसफ़र कर देना, बस। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। 2 केसेस हो गए। हमने तीसरा केस और पढ़ा था, वो था कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल एसेट भी बन रहा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी बन रहा होगा और इक्विटी भी बन रहा होगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते टाइम एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा में बढ़ जाएगा। जो डिफरेंस आ रहा था ना, वो डिफरेंस को हम वहाँ पे तो कैसे अलग अलग सिचुएशन वाइज ट्रीट कर रहे थे, यहाँ पे सिचुएशन वाइज ट्रीट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे कि क्यों वो डिफरेंस आ ही क्यों रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हम कन्वर्टेबल का ऑप्शन दे रहे हैं इसके लिए। कब बनता है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब हम कन्वर्टेबल का ऑप्शन दे रहे हैं, तो हम ऑप्शन दे रहे होंगे, इसलिए वो हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या ट्रीट करने वाले हैं, इक्विटी ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूचर कैश फ्लोज निकालेंगे, सेम जैसे निकालते थे। उसके बाद फेयर वैल्यू निकालेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, दैन उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस को इक्विटी बोल देंगे। फिर EIR जो मार्केट रेट है वो मान लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, लोन अमोर्टाइजेशन का टेबल बना देंगे। अब यहाँ पे 2 अलग अलग लोग हो सकते हैं जिनके पास कन्वर्टेबल का ऑप्शन हो, होल्डर के पास भी हो सकता है, इश्यूअर के पास भी हो सकता है। अगर होल्डर के पास है तो तीन चीज़ें होंगी। देखो, सबसे पहले तो इंटरेस्ट दी जाएगी, तो इंटरेस्ट तो क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। दूसरा, प्रिंसिपल तो दिया ही जाएगा, क्योंकि होल्डर के पास ऑप्शन है तो क्या माना जाएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। पर क्योंकि हम इसको कन्वर्टेबल डिवेंचर्स दे रहे हैं, तो हम उसको एक ऑप्शन दे रहे हैं इक्विटी का, तो हम सस्ते में इशू कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट का कुछ सेविंग हो रहा होगा। तो जो सेविंग का इंटरेस्ट हो रहा है उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको इक्विटी मान लिया जाएगा, ठीक है। इक्विटी हमारा बैलेंस शीट में दिखता रहेगा जितना भी अमाउंट आएगा, और जब तक ईयर एंड नहीं होगा, मतलब टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होगा, तब तक हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे। जब टाइम पीरियड ख़त्म होगा तब हम ट्रीटमेंट करने जाएंगे। ट्रीटमेंट 2 हो सकते हैं, या तो वो कैश मांग ले या फिर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले। अगर वो कैश मांगेगा तो फाइनेंशियल लायबिलिटी ख़त्म करके कैश दे देंगे, और जो इक्विटी का कंपोनेंट था उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिटेन अर्निंग में। अगर इक्विटी का ऑप्शन एक्सरसाइज होता है तो उसके केस में फाइनेंशियल लायबिलिटी दिख रहा था उसको बंद करो, इक्विटी का कंपोनेंट दिख रहा था उसको बंद करो, और उसके बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम दिखा दो डिफरेंट, मतलब अगर आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो, ठीक है। अगर ऑप्शन होल्डर के पास नहीं है, अगर ऑप्शन इशूअर के पास है तो क्या करते हैं, तो हम इंटरेस्ट को क्या मानते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हैं। हम प्रिंसिपल को क्या मानते हैं, तो इक्विटी मान के अकाउंटिंग करते हैं, और हमारा जो सेविंग आ रहा होगा इंटरेस्ट को उसको भी इक्विटी मानेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंसिपल को क्या माना है, इक्विटी माना है, तो जब हम कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट ईयर एंड पे हमारा कोई भी कैश फ्लो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 सेम चीज़ें हो सकती हैं कि भाई एंड में जाके कैश का ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है या इक्विटी का ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है। अगर कैश का ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा होगा तो इक्विटी वाले से इक्विटी पूरा दे दो, कैश में दे दो, और जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। अगर इक्विटी का ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है तो इक्विटी का कंपोनेंट पूरा दे दो, एंड उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इशू हो जाएगा, और डिफरेंस जो होगा वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ एक और एडजस्टमेंट आ सकता है, वो आ सकता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो देखो, आपके जो स्टार्टिंग के पॉइंट थे ना, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स वो तो सेम ही रखना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। फर्स्ट आप सबसे पहले कैश फ्लोज निकालोगे, दूसरा EIR देखोगे, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपना प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, एंड देन डिफरेंस निकालोगे। वो चारों चीज़ें सेम रहेंगी। इसके जब ये चारों स्टेप हो जाएंगे उसके बाद जाके आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करना है। किसके बीच में एडजस्ट करना है, जो आपका स्टेप नंबर 2 के हिसाब से जो आपका कैश फ्लो आया था, प्रेजेंट वैल्यू आया था, वो
और दूसरा आपका जो डिफरेंस का अमाउंट आया, इक्विटी कंपोनेंट जो आया वो, उन दोनों के अंदर आप क्या करोगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बांट दोगे। किस रेशियो में बांटोगे, तो उन दोनों का जो वैल्यू निकल के आया उस वैल्यू के अंदर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बाइफरकेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका नया वैल्यूज़ निकल के आ जाएगा, फिर आपको एक नया EIR का रेट दिया होगा, आप उसके बेसिस पे क्या करोगे, पूरा LAT का टेबल बनाने जाओगे, ठीक है। सेम बाकी का चीज़ें हमारी एक जैसी रहती हैं। देन उसके बाद एक सिचुएशन हो सकती है कि आप क्या कर रहे हो, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सामने वाला जल्दी ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले रहा है, वो हो सकता है, या फिर आप जल्दी सेटलमेंट करो वो है, तो वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें इतना कोई टेंशन नहीं है। जो आपका जिस भी ईयर के बाद एक्सरसाइज कर रहा होगा वो उस दिन पे हमारा LAT टेबल में जो वैल्यू दिख रहा होगा उतना वैल्यू का हम क्या करेंगे, उसको उससे उतने से हम फाइनेंशियल लायबिलिटी एडजस्ट कर देंगे और बाकी को हम इक्विटी वगैरह से एडजस्ट कर देंगे। अगर आप अर्ली सेटलमेंट करो तो उसके केस में आपको एक नया पॉइंट और देखना पड़ता है। अब आपको पेमेंट करने जाना है, लेट्स से आपने डिसाइड करा कि इतना पेमेंट करना है। अब आपके यहाँ पे इक्विटी भी दिख रहा होगा, आपके यहाँ पे लायबिलिटी भी दिख रहा होगा, क्या आप उसी रेशियो में एडजस्ट कर दोगे, तो नहीं, आप उस रेशियो में एडजस्ट नहीं करने जाओगे, तो फिर किस में करने जाओगे, फिर आप एक नया फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालोगे। और वो कैसे निकालोगे, जितना भी पीरियड आगे का वापस बाकी रह गया है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे, और वो जो नया आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी का वैल्यू आया ना, वो वाला वैल्यू और आप जो जितना पेमेंट कर रहे हो उसके साथ उसका डिफरेंस निकालोगे, और वो जो डिफरेंस आएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपका इक्विटी का वैल्यू हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू को रख के आप क्या करोगे, फिर आप अर्ली सेटलमेंट करने जाओगे, ठीक है। देन जो आप वो आगे के पीरियड के लिए जो आप निकाल भी रहे थे ना फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो नए EIR के बेसिस पे निकालोगे, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने जाएंगे और उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। दिस इज़ द पार्ट 1 जिसमें हमने अभी सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस किया कि भाई अगर हम लोग ACM वाला मेथड फॉलो कर रहे होंगे, एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है।